आशु कुमार स्टार एजुकेशन की तरफ से आगे लाया हूँ क्लास 8 के लिए चैप्टर 6 अंग्रेजी शासक का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। 18 सदी से पहले हमारा जो भारत आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है, यानी कि बहुत ही पैसा वाला था। हमारे देश के पास पहले बहुत ही पैसा था। एक प्रकार की आप कह सकते हैं ये भारत जो था हमारा पहले, आपको पता ही होगा, भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। औरंगजेब के मरने के बाद भी जो हमारी भारत की जो भी कीमत थी वो थोड़ा भी नहीं घटी, यानी कि तभी भी पैसे की कोई भी कमी नहीं हुई हमारे भारत में कि औरंगजेब मर गया, अंग्रेज इसको लूट के चले गए, ऐसा नहीं हुआ। तब भी यहाँ जो भारत था वैसा के वैसा ही रहा। तो जो उस समय के जो महान लोग थे उनका ये कहना था कि जो भारत की इंडस्ट्री है, जो भारत में उत्पादन करने का तरीका है, मतलब खेती में जो फसल उगाने का जो तरीका है और जो भी व्यापार करने का तरीका और जो भी यहाँ के जो लोगों में जो हुनर है और वो किसी और के पास नहीं उस समय की बात। तो हम उस देश की बात कर रहे हैं भारत की, जो उससे बहुत ही धनी हुआ करता था। अंग्रेज के 200 साल के अंदर ही जो हमारा भारत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज हमारे देश में आए थे व्यापार करने। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कॉटन, मसाले और यदि जो चीज़ें थी यहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों से लेकर जाते थे। उनको यहाँ से ले जाना मतलब कि बहुत ही कम पैसे ले जाते थे, इसलिए वो यहाँ पे आए थे। अब धीरे धीरे क्या होता, हम लोग उनको, वो हमारे एक तरह वो व्यापारी बन गए थे, हम उनको बेचते थे, मतलब अपना सामान उनको बेचते थे इस तरह से। लेकिन हम धीरे धीरे क्या बन गए, सप्लाई करने लगे। हम उनको अपना कच्चा माल एक तरह कह सकते हैं, उनको हम सप्लाई करने लगे। जैसे वो कच्चे माल से क्या करते थे, जो भी सामान होता था उसको बनाते थे और वापस हमारे देश में आके बेचते थे हम। तो चलिए फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट, अंग्रेज शासन के समय खेती और किसानों पे क्या प्रभाव, मतलब कि क्या असर रहा। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग दीवानी सत्ता के तहत लोगों से टैक्स लेते थे। यानी कि अगर तुम्हें खेती करनी है तो आपको हमें उस टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो यही नहीं, अगर वो लोग जहाँ वो लोग रहते थे, उनका जो घर था, अगर वहाँ वो लोग रहते उसके लिए वो लोग टैक्स देते थे। अगर जो ये टैक्स नहीं देता था उनको पनिश भी करते थे। कई लोग तो टैक्स देने के लिए अपनी जमीन जो थी वो जमींदार के पास गिरवी रख देते थे। तब वो लोग जमींदार से पैसा लेते थे, फिर वो लोग अंग्रेजी सरकार को उससे क्या अपना टैक्स चुकाते थे। अगर वो लोग अपनी जमीन नहीं छुड़ा पाते थे, उनका पैसा नहीं होता था, तो क्या जमींदार क्या करते थे, उनकी जो जमीन होती थी उनको हड़प लेती थी। इस सत्ता के तहत लोगों को बहुत परेशानी होती। तो जब जनरल गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, यानी एक कानून बनाया। उस कानून में ये कहा गया था अब हम हर महीने टैक्स नहीं लेंगे। पहले ऐसा था कि वो ना हर महीने टैक्स लेते, तो उन्होंने ऐसा साफ साफ कहा अब हम हर महीने टैक्स नहीं लेंगे, अब आपको पूरे साल का एक ही साथ टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने जमींदार से बोला कि आप जाइए लोगों से टैक्स लेकर आइए पूरे साल का। ये जमींदार थे, जाते थे टैक्स लेने के लिए, लोग जो टैक्स नहीं देते लोगों को परेशान करते थे, मारते भी थे। इस तरह की बहुत ही मुश्किलों से पहले के लोग गुजरते थे ब्रिटिश राज में, माने अंग्रेजी के शासक में। उस समय जो वॉरेन हेस्टिंग था उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर बना दिया गया था कि ताकि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा दे। हम अगला पॉइंट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि सामाजिक लाइफ पे क्या असर पड़ा था। तो पहले के ज़माने में हर गांव में आपने देखा होगा पंचायत रहती थी। अगर गांव में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होती थी तो गांव के सब लोग इकट्ठा होकर जो भी वहाँ पंचायत होती थी वहाँ पर उस परेशानी का समाधान निकाला जाता था। ये सब जो पंचायत का सिस्टम था, जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने ये सब बंद करवा दिया पूरी तरह से। अब लोगों को ये लगने लगा, जब ये सब सरकार ये सब करने लगी, अंग्रेजी सरकार ये सब करने लगी, इससे क्या होगा कि अब हमारा जो धर्म है वो भी परिवर्तन करा देंगे, हमें हिंदू से क्रिश्चियन करा देंगे, मुस्लिम हिंदू, ऐसा धर्म, मतलब धर्म परिवर्तन करा देंगे। तो अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतवासियों से कहा था आप जो नमस्ते करते थे, सत श्री अकाल, या तो जो भी मुस्लिम लोग थे एक दूसरे को वालेकुम सलाम ये सब बोलते थे, उन्होंने ये सब बंद कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया था आप अगर हमें देखेंगे, कोई ब्रिटिश आदमी है या फिर कोई हमारा सैनिक है, आप उन्हें सल्यूट करेंगे, ना कि आप उन्हें नमस्ते करेंगे। अगर कोई भी अगर इनकी बात ये नहीं मानता था और जो उनको सल्यूट नहीं करता था उनको बहुत ही बुरी तरह से मतलब कि पनिश किया जाता है, मतलब सजा दी जाती है। तो फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय व्यापार और उद्योग
का विनाश। जो जो यूरोपियन व्यापारी थे हमारे देश में आते थे व्यापार करने के लिए, हमारे देश से मसाले जूट ये सब लेने के लिए। यूरोपियन कंट्री में जो मसाले और ये सब के थे बहुत ही डिमांड थे, मतलब कि ये यूरोपियन जो व्यापारी हमारे देश में आते थे ये सब बहुत ही ऊंची दामों से लेकर जाते थे, तो इसके बदले वो हमें गोल्ड सिल्वर ये सब देते थे। तो जब ये अंग्रेजी सरकार आई, ये सब का सिस्टम ही खत्म, मतलब ये सब बंद। तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के नाम से बंगाल से सिर्फ 500 करोड़ रुपए लिए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि आप सोच सकते हो जब उन्होंने सिर्फ बंगाल से 500 करोड़ रुपए लिए, तो सोचिए तो हमारे पूरे देश से कितना लेकर गए होंगे वो। इसीलिए इसी कारण की वजह से जो अंग्रेज थे हमारा देश नहीं छोड़ रहे थे, उन्हें पता था कि हमारे देश में बहुत सारा पैसा है। तो ये जो अंग्रेज थे हमारे देश से जो माल सामान जो भी बनाने के रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो होता था हमारे देश से लेकर जाते थे इंग्लैंड, वहाँ ले जाने के बाद उसे बनाते थे। यहाँ से तो बहुत कम दामों से वो लेते थे, मतलब जो कच्चा माल रहता था तो अपने देश ले जाते थे, वहाँ उसको बनाते थे, फिर वापस वही सामान हमारे देश मिला के उसको ऊंची दाम पे बेचते थे, यानी कि वो हमारा ही सामान हमें ही दुगनी दाम पे बेचते थे। अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था, अगर आप हिंदुस्तानी सामान यानी कि हिंदुस्तान में जो भी कुछ बना है, यानी कि जैसे कॉटन से बना कपड़ा है, कोई भी चीज़ अन्य चीज़ ले लीजिए, अगर आप हिंदुस्तान में खरीदते हैं जो हिंदुस्तान की बनी हुई है, तो आपको उसके ऊपर 80% टैक्स देना पड़ेगा। अब 80% तो टैक्स देने मतलब उस समय की बात, वहाँ अब जो गरीब होगा वो कहाँ से देगा इतना पैसा। पहले ऐसा था कि बहुत गरीब ही लोग होते थे, यहाँ राजा तो एक ही होता था, हर कोई आज के ज़माने में ऐसा कोई अमीर नहीं था। तो जो गरीब आदमी थे उनके पास थी बड़ी बड़ी मशीनें थी कि जो ये माल बना सके, कच्चे माल को जो कपड़े बना सके और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इसलिए वो जो ये कंपटीशन था अंग्रेजों का, इसमें वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाए और वो धीरे धीरे वो बेरोजगार हो गए और उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। और जो भी हैंडीक्राफ्ट जो भी हाथ से जो कुछ बनाया जाता था वो लोग भी धीरे धीरे बेरोजगार हो गए, कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उन्होंने क्योंकि ये ऐसा कानून ही ला दिया था, अगर आप हिंदुस्तान में चीज़ें बना के बेचोगे, जो भी खरीदेगा तो फिर आपको उसको 80% देना पड़ेगा। कोई अब जो गरीब होगा वो इस लेगा ही नहीं, वो सीधा अंग्रेज का ही मान लेगा, यानी कि अंग्रेज से ही सामान खरीदेगा। इससे क्या अंग्रेज को बहुत ही फायदा होता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया। अब अंग्रेज बहुत ही होशियार थे, इसलिए वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि ताकि जो हिंदुस्तानी है वो हमसे ही सामान खरीदें, हमारा ही सामान यूज करें, जिससे उनको प्रॉफिट यानी कि उनको मुनाफा हो। तो चलिए फिर हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, सुधार के प्रति संदेह है। अब इसमें क्या था, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब विलियम बेंटिक भारत आया तो भारतवासी को थोड़ा राहत मिली, क्योंकि विलियम बेंटिक जो था थोड़े बहुत अच्छे काम किए थे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। उन्होंने लोगों को जॉब देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ये कंपनी जो ये सब की थी उससे क्या जो गरीब लोग थे बेरोजगार हो गए थे वो लोग। इसलिए विलियम बेंटिक यहाँ के लोगों के बारे में सोचा है और विलियम बेंटिक लोगों से साफ साफ कर दिया था, आप चाहें तो अपनी मातृभाषा में कोर्ट में बात कर सकते हैं। तो पहले अंग्रेज जो थे उन्होंने साफ साफ आपने भी देखा था, उन्होंने सीधा मना कर दिया था, आप अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। ये सब पे रोक लगा दी। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन के साथ मिलकर जो सती प्रथा थी उसको बंद करा दिया था 1829 में। अब सती प्रथा क्या है? सती प्रथा वो है, अगर कोई भी अगर औरत है उसका अगर पति मर जाता है तो उसकी चिता के साथ उसे भी जला दिया जाता था। इस प्रथा को राजा मोहन रॉय और विलियम बेंटिक ने मिलकर उसको बंद करा दिया। अब विलियम बेंटिक जब आए थे तो उस समय भारत में मतलब इंग्लिश एजुकेशन भी आया। अब इंग्लिश एजुकेशन आया तो था, लेकिन जो भारतवासी थे वो अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन देना नहीं चाहते थे। उनका ये मानना था कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे तो ये हमारी मातृभाषा भूल जाएंगे, वो इंग्लिश एजुकेशन मतलब इंग्लिश कल्चर अपना लेंगे पूरी तरह से। इसलिए जो भारतवासी थे अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देते थे। लेकिन आया था, बहुत कम लोग थे जो एजुकेशन इंग्लिश लिए थे और बहुत ही जो कम जैसे जिसकी सोच थी वो अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं भेजते थे। 1854 में प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर ये सब का भी सुविधा हमारे देश में लाया गया था। अब ये सब सुविधा आई तो थी, लेकिन हमारे लिए उतना सुविधा नहीं थी। ये सब अंग्रेज अपने लिए लाए थे, यानी कि अंग्रेज को इससे क्या बहुत आसानी हो सके हर चीज़ अपना काम करने के लिए। यहाँ पे जो भी वो व्यापार करते थे, वो राज करते थे, उनमें उनको सबसे बहुत आसानी हो। उन्होंने तो यहाँ पे ट्रेन भी चलाई थी मुंबई टू थाने के बीच।
वो सब में भी अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए करवाए थे सब। तो जैसे आप लोग ने देखा इस चैप्टर में अंग्रेजों ने कैसे हमारे देश को लूटा, यानी कि हमारे देश में जो भी सामान थे, जो भी पैसे थे, वो अपने देश में कैसे ले गए, और हमारे देश में जो सुविधाएं चालू कराई वो अपने ही फायदे के लिए कराई, ना कि वो हमारे लिए कराई। बाद में जब उन्होंने लगा हमारे देश में कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने सब कुछ लूट लिया है, सब कुछ अपने देश में लेकर चले गए, तो उन्होंने वो हमारे लिए छोड़ दिया, मतलब हमारे उपयोग के लिए छोड़ दिया वो सब। इसलिए आज के लोग कहते हैं ये सब अंग्रेज की देन है। आपने कई बार किसी लोगों से भी सुना होगा, आजकल जो ये रेलवे, डाकघर, ये सब जो अंग्रेज की देन, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अंग्रेज जो किए हमारे लिए नहीं किए, तो अपने फ़ायदे के लिए किए। जब उनको लगा हमारा फ़ायदा खत्म हो गया, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हमारे देश को छोड़ के चले गए।